अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी हरिमोहन जी और हरिमोहन जी को कौन नहीं जानता, आप सब लोग यकीनन इनके चैनल्स भी देखते हैं, इनकी बात भी सुनते हैं, टीचर भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, थैंक यू वेरी मच। आज मैं हरिमोहन जी आपसे समझना चाहूँगी कि या बल्कि हमारी सारी ऑडियंस ही समझना चाहेगी कि पाकिस्तान में बार-बार आपने देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है लेकिन चल नहीं पाती। उनसे कुछ ना कुछ गलतियाँ होती रहती हैं, टाइम से पहले हटा भी दिया जाता है, डिक्टेटरशिप भी कई बार आई है। डिक्टेटरशिप जब आती है तो कहते हैं कि जी डॉलर रेट भी रुक जाता है, महँगाई भी रुक जाती है, बड़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, जो कि बहुत अजीब-सी बात है। तो ये सिविलियन गवर्नमेंट्स चल क्यों नहीं पाती हैं और ये डिक्टेटरशिप बार-बार जो आती है, अभी आजकल फिर लोग डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि जी फिर जो है वो हाफ़िज़ साहब जो है उनका कोई मूड बन रहा है कि क्या हो रहा है, इस किस्म की बातें हमारे यहाँ चलती रहती हैं। तो आपके ख़्याल से पाकिस्तान जो है वो एक नॉर्मल कंट्री की तरह जो है वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? मैडम, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने इतना प्रेस्टिजियस चैनल पर बुलाया मुझे और क्वेश्चन पूछा कि पाकिस्तान के मामले में, और इतना डेयरिंग दिखाई, ये सबसे बड़ी बात है। मेन बात देखिए मैडम, क्या है पाकिस्तान की एक सिनारियो कि पाकिस्तान बना नहीं था, बनाया गया था। हुँ, पहली बात, अगर एज अ न्यूट्रल फॉर्म, एक इंडियन की फॉर्म से अलावा, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे पहली आवाज, जो बेशक चौधरी रहमत अली का एक आइडिया था, PAKISTAN वाला, लेकिन अगर आप उठाकर देखेंगे तो असली आइडिया ऑफ पाकिस्तान डेवलप हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। आपके यहाँ तो सिकंदर हयात खान और खान अब्दुल खान ये सब थे, इनमें से कहीं मुस्लिम लीग थी ही नहीं। मुस्लिम लीग का बेस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था। वहां से निकलता है पूरा आइडिया, वो पूरा का पूरा बेस्ड कार्डर। सोचकर देखिए, 1946 के जब इलेक्शंस होते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इलेक्शन, वो जो एग्जाम थे, उनको 6 महीना पोस्टपोन करवाया जाता है, क्योंकि AMU का मैक्सिमम स्टूडेंट मुस्लिम लीग के कार्डर की फॉर्म में पाकिस्तान के अंदर गलियों के अंदर काम कर रहा था, कैसे भी करके उनको प्रमोट कर रहा था मुस्लिम लीग के आइडियाज को। तभी आप देखेंगे यूनियनिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, ये जितनी भी पार्टियां आपके सिंध में और पाकिस्तान, वो पंजाब में थी, वो सारी की सारी मुस्लिम लीग से कहीं ज्यादा डोमिनेटेड। और इधर बंगाल के अंदर जो थी वो एक अलग पार्टी थी, वहां वहां पर बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी थी, पंजाब में जो थी वो यूनियनिस्ट पार्टी, और सिंध के अंदर जो थी एक सिकंदर हयात खान की और अल्लाह बख्श की एक पार्टी थी, अल्लाह बख्श की पार्टी होती थी। मैम, आप सोचकर देखिए, एकदम से ऐसा क्या हुआ जिससे सारी पार्टियां या तो सरेंडर कर गई या मुस्लिम लीग से किसी ना किसी तरीके से एसोसिएट कर गई, जस्ट 2-3 साल के अंदर। वो इसलिए क्योंकि एक ब्रिटिश जो पूरा सिस्टम था वो मुस्लिम लीग के साथ खड़ा हुआ था, और इनको मजबूर किया गया कि कैसे भी करके आप इसमें इन्वॉल्व हो जाओ या इसके साथ एसोसिएट करो, मर्ज हो जाओ। आइडिया डेवलप होता है AMU से, दो कंट्रीज बन जाती हैं, लैंग्वेज बनाई जाती है उर्दू। के यहाँ है तो पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, उर्दू तो है ही नहीं। तो मैडम, ये बनाया गया। तो जिस सिस्टम की, पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर वो पॉलिटिकल सिस्टम कांग्रेस का था, जो प्रधानमंत्री से लेकर PM से लेकर ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता तक कांग्रेस के पास हर कोई मौजूद था। आपके यहां कोई मौजूद नहीं था मुस्लिम लीग के पास। क्यों? ताकि एक ऐसा कमजोर सा पॉलिटिकल सिस्टम वाला गवर्नमेंट कंट्री बनाया जाए जहां पर राजनीति की जा सके। आपकी स्ट्रेटेजिक, आपके बहुत सारे सरमाएदार कहते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपकी इतनी अच्छी है जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, कि जो कंट्री यहां पर होगा और जिस पावर के साथ आपका कंट्री होगा, जैसे कि आप कहते हैं, वो पावर हमेशा इस पूरे इलाके को कंट्रोल करेगी, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो मैम, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी जगह पर किसी भी सुपर पावर का कंट्रोल बनाए रखना जरूरी है, और इसीलिए आपके यहां पर हमेशा अमेरिका, पहले ब्रिटेन फिर अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रहा। यही कारण है आपके यहां कभी डेमोक्रेटिक सिस्टम को डेवलप ही नहीं होने दिया। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने रूट्स को गेन करने की कोशिश करी, उसको उखाड़कर फेंक दिया गया। वो लंदन के अंदर घूमता हुआ नजर आया या लंदन भागा हुआ नजर आया। जिसने भी रूट्स गेन करी, उसमें आपके किसी दूसरे या नॉन पॉलिटिकल सिस्टम का कोई रोल नहीं है।
इसमें रोल है असलियत में बाहर की फॉरेन पावर्स का, जो चाहती ही नहीं है यहां कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश हो। अच्छा, दूसरी बात, आपके यहाँ कोई भी ग्राउंड लेवल का पॉलिटिकल पार्टी डेवलप नहीं हुआ। आप जुल्फिकार अली भुट्टो को आपके यहाँ का बड़ा नेता मानते हैं, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री मैडम चाय वाले हैं। इनसे पहले वाले मनमोहन सिंह जो थे वो एक बहुत गरीब फैमिली से थे, 9 भाई बहन थे जिनका रोटियों के लाले पड़े हुए थे, वो मनमोहन सिंह। उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल एक सिंपल मास्टर जी के बेटे, टीचर के बेटे। उनसे पहले अगर आप एच डी देवगौड़ा को देखोगे तो किसान परिवार से आते हैं। उनसे पहले आई के गुजराल साहब जो थे वो अलग बहुत ही लो लेवल फैमिली से बन के आते, ब्यूरोक्रेट बन जाते। उनसे पहले पीवी नरसिम्हा राव एक स्टूडेंट यूनियन के नेता होते थे हैदराबाद से। उनसे पहले वाले अगर आप उठाते हो तो रॉयल फैमिली कौन सी थी? कोई थी ही नहीं, कोई रॉयल फैमिली नहीं थी। 2-3 ये गांधी परिवार को छोड़ दिया जाए लोग कहते हैं, लेकिन इतना ये भी नहीं, ये भी ग्राउंड लेवल से आए थे। मुगलों के दरबार में इनके 1717 में फरुख सियर के दरबार में जवाहरलाल नेहरू के परदादा जो थे वो थे क्या नाम है, अकाउंटेंट थे। अब आप अंदाजा लगा कर देखिए किस लेवल पर ये सारे के सारे ग्राउंड लेवल्स। आपके यहाँ वो जो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं, उनके जो पिताजी थे शाहनवाज भुट्टो मैडम, वो दीवान थे और जिन्ना के बहुत करीबी होते थे। उन्हीं का बेटा तो ये निकल के आया था। आप जितने आप उठाकर देख लीजिए, आप भुट्टो फैमिली उठाकर देख लीजिए, आप इमरान खान को उठाकर देख लीजिए, आप शहबाज शरीफ को उठाकर देख लीजिए, नवाज शरीफ को उठाकर देख लीजिए, सारे के सारे रॉयल या एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं। ये एक सबसे बड़ी रीजन है कि जानबूझकर ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में लाया जाता है ताकि ग्राउंड लेवल से कोई उठ ही ना पाए। आपके यहां कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा ग्राउंड लेवल से उठ के नहीं आया। दूसरी बात, ये क्योंकि ग्राउंड लेवल से कोई उठ के नहीं आया, तो ग्राउंड लेवल का और आपके पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत ज्यादा कनेक्ट हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर है, एक ऑरेटर खड़ा होता है बहुत अच्छा सा भाषण देने वाला, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हुआ, उसके साथ क्या हुआ देख लीजिए। दूसरा ऑरेटर खड़ा हुआ है जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद इमरान खान का, जिसको जेन्युइनली ग्राउंड से लोग सपोर्ट कर रहे थे। वो कहां है? 2 के बारे में आप सोचकर देखिए। तीसरा, आपके यहां कोई अच्छा ऑरेटर नहीं रहा या ग्राउंड से कनेक्ट करने वाला, लोग जिसको फॉलो कर रहे हो, ऐसा कोई प्रधानमंत्री आपके यहां बना ही नहीं। बेनजीर भुट्टो जो है, मैंने उनके भाषण सुने हैं, वो ठीक है जैसा मर्जी देते भाषण, लेकिन खास बात ये, वो क्योंकि वो जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी है इसलिए ज्यादा उनका सपोर्ट। नवाज शरीफ बहुत अच्छे ऑरेटर मुझे कभी लगते ही नहीं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन कभी वो डिप्लोमेट, वो हो सकता है जुगाड़बाजी अच्छे करते हो, लेकिन कभी भी वो अच्छे वो नहीं है, क्या नाम है, नेता अच्छे नहीं है। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग मुझे लगता है कि इनकी कभी है, मैंने खूब पढ़ा इनके बारे में कि बहुत जबरदस्त लेवल के हो, ऐसा नहीं है, अल्टरनेट है, खुद की पोजीशन नहीं है। और यही रीजन है जिस टाइम ये भागते हैं सारा सब कुछ शांत हो जाता है। ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है ना। ये उसके बाद सिर्फ एक पार्टी, एक बंदा ऐसा आया था जिसने जेन्युइनली एक सब मास पेज इकट्ठा किया, वो इमरान खान था। आप पॉलिटिकल पार्टीज उठा के देख लीजिए, वो जो आप कहते हैं ना, उस पॉलिटिकल पार्टी को जब हमारे कंपैरिजन करते हैं ना इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज से, तो मैडम आपके यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज सच में कहीं पर नहीं ठहरती, सच में कहीं नहीं ठहरती। मगर सर आप, सॉरी सर आपकी बात काटती हूँ, 1 सेकंड दूंगी। सर आप जैसे कह रहे हैं कि आपके यहाँ सब ग्राउंड लेवल से आए, जितनी भी प्राइम मिनिस्टर्स आए, पार्टीज आई, तो फिर सर ये आम आदमी पार्टी जब लॉन्च की गई थी तब तो यही कहा गया था कि आम लोगों के लिए है, क्योंकि बाकी कोई पार्टी ऐसी है नहीं। ये बात भी तो आपके चली थी। अभी देखिए क्या है इसमें, आपको ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आम आदमी पार्टी जनरली ग्राउंड लेवल से उठ के आई है। अरविंद केजरीवाल के पिताजी क्या है, एक सिंपल से मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सर्वेंट हुआ करते थे, ठीक है, ये एक स्टूडेंट होता था, पढ़ लिख के आगे निकल गया, हमने अपॉर्चुनिटी दी, अब ये खुद बदल गया। और हमारा पूरा मानना है कि ये डीप स्टेट प्रोडक्ट है, जिसके पीछे खालिस्तानियों ने भी सपोर्ट किया, जिसके पीछे मतलब जॉर्ज सोरोस ने भी सपोर्ट किया, फोर्ड फाउंडेशन ने भी सपोर्ट किया, और एक हैवक क्रिएट किया। और वो किसी दिन आराम से, कभी आप चाहें तो अरविंद केजरीवाल पर खुलकर डिस्कशन कीजिएगा, इस पॉलिटिशियन के ऊपर मैं मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे से कोई आपके चैनल पे या आप किसी भी मतलब पाकिस्तान से भी सुने कि हम क्यों इस बंदे को रिजेक्ट कर रहे हैं।
और क्या बिल्कुल। रीजन है, और उसके जो लिकर स्कैम है उसके पीछे के रीजंस क्या है कि ये जो फंसे हैं। तो लेकिन आया तो ये भी तो ग्राउंड लेवल से ही है ना मैडम। बेशक किसी और ने सपोर्ट कर दिया, बहुत ज्यादा कनिंग है, लेकिन आया तो ये भी ग्राउंड लेवल से। मैं रॉयल फैमिली की बात कर रहा हूं कि कोई राजा महाराजाओं के खानदान से या बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा आपको हमारी पॉलिटिशियन में अगर देखेगा भी, वो आ तो गया लेकिन उसकी कोई औकात नहीं है, उसको उठा के साइड में बिठा रखे कि तेरी इतनी औकात नहीं है, जा दफा हो यहां से। क्योंकि यहां पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रांग है, लोकल लेवल पर लीडर स्ट्रांग है, और आइडिया के बिहाफ पर सपोर्ट करते हैं, ना कि पैसे और हवाबाजी के नाम पर। हवाबाजी पे वो वोट बैंक बढ़ जाता है लेकिन कभी भी खत्म नहीं होता। यही रीजन है, आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली की लोकल जो बॉडी इलेक्शंस होते हैं उसमें कौन है, अरविंद केजरीवाल। लेकिन जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन होता है, वही आदमी जो एक थोड़ा टाइम पहले अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा होता है, वो मोदी को जाके वोट डाल के आ जाता है। मैडम किसी भी अभी पिछले साल, पिछली बार 2019 में जो दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे, आप देखिए ना, उसमें 60% से ऊपर वोट पड़ा है मोदी को। मैडम किसी भी लीडर को 60% से ऊपर वोट पड़ना कितना जबरदस्त सपोर्ट होगा। और वही पॉलिटिकल पार्टी जब स्टेट में आती है तो वही 60% से ऊपर केजरीवाल को सपोर्ट कर देती है। तो हमें एक चीज पता है कि उसको वहां पर वो ठीक है, यहां पर ये ठीक है, और ये चीज आपके यहां नहीं दिखाई दे रही होती। जहां तक मुझे लगता है वो एक लॉयल्टी वाली बात है, या यूं कहें मतलब लॉयल ही है। आइडिया गायब, आइडिया गायब है, लॉयल है। लेकिन मैं जिस चीज में समझाने की कोशिश कर रहा था, वो आपके क्वेश्चन का जवाब अब शुरू होगा। पॉलिटिकल पार्टीज आपके यहां ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई नहीं है। पर्सनैलिटी आती है, पार्टी नहीं आती। जी। पर्सनैलिटी को गायब कर देते हैं तो वो पार्टी ही खत्म हो जाती है। पहली बार ऐसा, और सिर्फ 2 पर्सनैलिटीज ढंग से उभर के आई हैं, उनका हाल, एक को फांसी पे चढ़ा दिया, फांसी पे चढ़ाया, पेट पे लात मार के मारा, कैसे मारा, दैट्स कंट्रोवर्शियल। दूसरा अभी भी जेल में है, वो बाहर नहीं आया जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है। जी। और जी। हो सकता है, और वो बाहर जानती है पॉपुलेशन के, इस मतलब लोग जानते हैं कि इस टाइम अगर वो मार दिया, कुछ भी कर दिया, तो और ज्यादा बुरे हालात हो जाएंगे, इसलिए उसे जिंदा रखना जरूरी है। मैं अब लास्ट फेज पे आता हूं। आपके यहां जब जब डिक्टेटरशिप आई, तब तब एक चीज देखिएगा, आपके यहां डिक्टेटर जब सबसे पहले एक अयूब खान की फॉर्म में आए, तब आप अयूब खान को उठाकर देखेंगे ना मैडम, तो एक चीज आपको समझ में आएगी अच्छे तरीके से, वो ये है कि अयूब खान जो है वो उस टाइम पर आए जब रशिया आपके यहां पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। डेमोक्रेसी में एक सेक्शन को खरीदना, मैनिपुलेट करना, आइडियोलॉजिकली अपने फेवर में लाना आसान होता है। वो आपकी कंट्री में लास्ट फेज था जब कम्युनिस्टों को पकड़ पकड़ के खत्म किया गया, और वहां से जब सब कुछ खत्म कर दिया, खासकर कम्युनिस्टों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना, खत्म करना, तो ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता तो बच गए लेकिन नेता खत्म हो गए। अयूब खान को याहिया खान आए, अयूब खान ने लड़ाई करी, वो एक अलग मैटर है। फिर याहिया खान आए, जब याहिया खान के सिनारियो में देखा तो असलियत में 1971 वॉर हुआ और पाकिस्तान 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वो आपके यहां पर आपके आर्मी का सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी लॉस था। आप देखिए, वो एक ऐसा फेज था जब लोगों को आर्मी पर से भरोसा खत्म हो गया, और वहां पर जानबूझकर इस्टेब्लिश किया गया, या यूं कहें उसको होने दिया गया, पॉलिटिकल लीडरशिप को खड़ा, और जिसमें आपके जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे वो खड़े होने दिए गए, ताकि जो क्रेडिबिलिटी लॉस आर्मी का है वो कहीं दोबारा किसी बवाल में कन्वर्ट ना हो जाए, और जो सोवियत यूनियन वगैरह है वो आके यहां पर कुछ ज्यादा पॉलिटिक्स ना खेल जाए। और हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो यहां प्रॉब्लम आ जाएगी, इसे बनाए रखना जरूरी था। तो डेविएट करने के लिए एक पॉलिटिकल लीडर को खड़े होने दिया गया, और वो था जुल्फिकार अली भुट्टो। मैडम उसके बाद जो हाल हुआ वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सोचकर देखिए उसके जस्ट बाद क्या हुआ। आपके यहाँ आपको लगा, आपने जो सवाल पूछा कि मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर हो गई, वो ताकतवर नहीं हो पाई, कैसे हो पाती। एक बंदे को होने दिया गया, और जैसे ही उसके रूट्स पकड़ता उसको मार दिया गया। और क्यों? क्योंकि अमेरिका को अब नई गेम में एंटर होना था। मिडल ईस्ट में ऑयल प्राइसेस वगैरह से लेकर सब चीजें चल रही थी, तो अमेरिका अलग लेवल की गेम खेल रहा था, और उसमें ईरान को, ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन होने दी गई, करवाई गई। और जैसे ही ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन होती है,
पाकिस्तान में उस इस्लामिक रेवोल्यूशन को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए था जो अमेरिका की बात माने, क्योंकि दूसरी तरफ भी उसी टाइम पर सद्दाम हुसैन का राइज हुआ था। आप देखिए ना, ईरान की इरानियन रेवोल्यूशन को काउंटर करने के लिए दो चीजों को देखता हूं। जिस टाइम पर आपके यहां जियाउल हक आता है, उसी टाइम पर वहां पर सद्दाम हुसैन आता है। और जब ये दो डिक्टेटर्स खड़े हो जाते हैं तो रशिया को समझ में आ जाता है कि अफगानिस्तान जो है ये मेरे लिए एक चैलेंज है, और वहां पर अपनी पॉलिटिकल अपनी सरकार बनाने के चक्कर में अमेरिका इंटरफियर कर रहा था, रशिया ने वहां इन्वेजन कर दिया। यानी आपकी कंट्री की जरूरत अमेरिका को थी, और यहां पर किसी तरीके की ऐसी कोई लीडरशिप ना हो जिसे मैनिपुलेट किया जा सके, जो पार्लियामेंट में आवाज उठा सके। इसलिए एक डिक्टेटर को एस्टैब्लिश किया गया। जब 1989 के अंदर अफगानिस्तान से निकलना था, 88 के अंदर सबसे पहले उस डिक्टेटर का चॉपर क्रैश हो जाता है। ईरान वाले जो थे वो, उनकी हालत खराब वो हो जाती है, और एकदम से नजर आता है एक नया बंदा निकल के आ रहा है। कौन? नवाज शरीफ। तभी तो राइज हुआ नवाज शरीफ का। बिल्कुल। उससे पहले नवाज शरीफ पे पहले क्यों? क्योंकि बेनजीर भुट्टो रिक्लेम कर रही थी पावर। उनके कंपैरिजन में किसी को तो खड़ा करें ताकि उनको बैलेंस किया जा सके। तो आप देखिए अगला 10 साल नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, यही होता रहा। म्यूजिकल चेयर, म्यूजिकल चेयर, कभी तुम आ जाओ कभी मैं आ जाऊं। अब प्रॉब्लम ये, इन दोनों को कहीं ना कहीं एक बेस मिल गया। नवाज शरीफ को पंजाब मिल गया, बेनजीर भुट्टो को सिंध मिल गया। लेकिन अब इन्हें दोबारा से अफगानिस्तान में गेम खेलना था, ताकि कैसे भी करके राइजिंग चाइना और अमेरिका दोनों को काउंटर कर सके 2001 में, या वेपन इंडस्ट्री को पैसा दे सके। तो मैडम क्या हुआ? बेनजीर भुट्टो तो पहले से ही बाहर थे, नवाज शरीफ को भी डिक्टेटरशिप के थ्रू बाहर, मुशर्रफ आके बैठ गया। मैडम सारा टेंट्रम रचा गया। उसमें न्यूक्लियर टेस्ट भी आपके और हमारी कंट्री के जान के करवाए गए, क्योंकि उस टाइम पर एक डाटा उठाकर देखिएगा कभी, 98 से पहले, 98 में आपने भी न्यूक्लियर टेस्ट किए, हमने भी किए। 98 से पहले चाइना अप्रोक्सीमेट हर दूसरे तीसरे महीने एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता था, ताकि वो एक फियर क्रिएट कर सके। दोनों हमारे और आपके पास न्यूक्लियर टेस्ट हुए, उसके बाद चाइना ने आज तक एक भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। अब उसे एक क्लेम किया जा सकता है कि न्यूक्लियर टेस्ट होने दिए गए, टेक्नोलॉजी तो दोनों के पास थी, डेफिनेटली होने दिए गए जी, होने दिए गए। और 98 के अंदर क्या हुआ, उसके बाद जानबूझकर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया, ताकि, क्योंकि हमारी तरफ से एक बस गई थी लाहौर वाली, अटल बिहारी जी आए कि जी आओ जी बातचीत कर लेते हैं, भाई भाई हो जाएंगे। वहां क्या हुआ, उसको अब ज्यादा, अगर इंडिया पाकिस्तान दोस्त बनते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को, यूरोप को है, चाइना को है। बिल्कुल। आपकी हमारी दोस्ती हमारे लोगों को तो हजम हो जाएगी। हम तो चाहेंगे आप दिल्ली आए, हम लाहौर जाएं, वहां बातचीत हो, घूमे फिरे, क्योंकि सब चीजें एक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम होगी कि अगर ये दो गुणों एक हो गए तो इस पूरे इलाके में इंडिया का राइज होगा। और अगर इंडिया पाकिस्तान एक होते हैं तो सेंट्रल एशिया से इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक पावर की फॉर्म में अगर खड़े होंगे, एक ट्रक जो बांग्लादेश से चलेगा और जाकर ताशकंद तक पहुंचेगा, वो ट्रक कितने देशों को पैसा बांटता हुआ जाएगा। बिल्कुल, ये चीज नहीं हो सकती ना। इसीलिए इन दोनों के बीच की लड़ाई करवानी जरूरी थी, और अमेरिका को दोबारा से अफगानिस्तान में एंट्री चाहिए थी, ताकि एक वॉर को स्टार्ट किया जा सके, और अमेरिका जो ग्राउंड छोड़ के आया था वहां दोबारा से जाकर बैठ सके। क्योंकि पुतिन के अंदर उसे कुछ ट्रेड्स नजर आ गए थे कि पुतिन दोबारा से कम्युनिस्ट रूल को रिवाइव करेगा। मैडम वो दौर था जब पुतिन का राइज रशिया में हुआ, वो दौर था जब अमेरिका अफगानिस्तान में एंटर किया, वही दौर था जब हमारी और आपकी कंट्री ने न्यूक्लियर टेस्ट किए और मुशर्रफ गद्दी पर आकर बैठ गए। ये लड़ाई कितने साल चली? 2008 आते आते इकोनॉमिकली अमेरिका की कमर टूट चुकी थी। 2008 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। क्यों? क्योंकि एक, उसे इंडिया दोस्त चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी चाहिए थी, क्योंकि अब अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलना था। 2008 में रिसेशन आया था, रिसेशन उठाइए, चाइना के राइज को देखिए, अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने को देखिए, और आपके यहां डेमोक्रेसी को देखिए। तीनों चीजें, चारों चीजें एक साथ कैसे आ गई?
2008 में आपके यहां पहली बार एक ऐसी पार्लियामेंट आई जिसने 5 साल पूरे किए। उससे पहले किसी पार्लियामेंट ने 5 साल पूरे नहीं किए थे, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ था 2008 में कि आपके यहां पावर के 2 दावेदार थे और वो हैंडल नहीं हो पा रहे थे, जिनमें से एक को मार डाला गया और दूसरा जो भगा दिया गया था, सही। ठीक है। तीसरी पावर को खड़ा किया, वो था इमरान खान। बिल्कुल। इन दोनों को काउंटर बैलेंस करने के लिए इमरान खान को खड़ा किया। प्रधानमंत्री अभी भी 5 साल पूरे नहीं कर रहा था कोई, लेकिन इमरान खान को जानबूझकर खड़ा किया गया क्योंकि 2 पार्टियां अपना ग्राउंड गेन कर चुकी थी और इमरान खान को आर्टिफिशियली सोशल मीडिया हैंडलिंग या कैसे भी करके खड़ा किया गया। हाँ। इसमें आप कहते हैं कि आर्मी का प्लांट है, मैं कहता हूं आर्मी को इशारा किया गया कि आप हार रहे हैं, आपकी पोजीशन कमजोर होगी, 2 पार्टियां खड़ी हुई हैं, तीसरे को खड़ा करो। तो मैडम देख लीजिए, इमरान खान की सरकार बन गई। इमरान खान की सरकार बिल्कुल ऐसे ही बनी थी जैसे केजरीवाल की सरकार बनी। हमारे यहां एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन था, ग्राउंड लेवल पर बनने नहीं दिया गया, इसीलिए केजरीवाल रुक गया, क्योंकि हमारे यहां स्ट्रॉन्ग अपोजिशन था और कांग्रेस के रेजीम को उखाड़ कर फेंकने के बाद बीजेपी आ गई, केजरीवाल नहीं आ पाया। आपके यहां पुरानी दोनों रेजीम्स को उखाड़ कर फेंका गया, दोनों की क्रेडिबिलिटी लॉस करवाई गई और इमरान खान को बिठाया गया। मैडम सर अब इमरान खान तो गले में फंस चुके हैं सर। अब तो इमरान खान ऐसा बंदा है जो मानने को तैयार नहीं। इन्होंने सोचा बंदे के पास बुद्धि नहीं है, क्रिकेटर है, पॉलिटिक्स आती नहीं है। इमरान खान को सच में ना तो पॉलिटिक्स आती, ना इकोनॉमिक्स का पता, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उसे एक तो ऑरेटर अच्छा है, बोलता अच्छा है और चुप नहीं होता। उसकी सिर्फ एक कमी है मैडम, जब इमरान खान ने 8 भैंसे बेच के आपकी इकोनॉमी सुधारने की बात की थी, मेरे सर में दर्द हुआ था। मैंने कहा क्या है ये? फिर मुझे समझ में आया कि ये जानबूझकर बिठाया गया है। मैं हैरान था, 8 भैंसे बेचकर, गाड़ियां बेचकर, प्रधानमंत्री आवास बेचकर, प्रधानमंत्री का घर बेचकर आप इकोनॉमी सुधार लेंगे? अरे आर यू ओके भाई, बुद्धि है या नहीं है? लेकिन नहीं, पता है क्या है, कॉमन मैन को आपने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया, उसे समझ में ही नहीं आया इकोनॉमी की कैलकुलेशन कितनी होती है। मैडम आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं ना, तो आपको 1 करोड़ रुपए का गेम बड़ा लगेगा, बिल्कुल ठीक है, और 100 करोड़ रुपए आपको समझ में ही नहीं आएंगे। मैडम आपके यहाँ की इकोनॉमी अप्रोक्सीमेट 300-400 बिलियन डॉलर के आसपास की है, 300 बिलियन डॉलर के आसपास की। आपके यहां समझ में ही नहीं आया वो 300 बिलियन डॉलर को हैंडल कैसे करना है। मैं ऐसे समझाता हूं, बिलियन डॉलर को करोड़ में, जैसे हमारे यहाँ का कंट्री का, हमारे पीएम ऑफिस का बजट 1000 करोड़ रुपीस पर एनम का है, ठीक है, 1000 करोड़ रुपीस पर एनम, और हमारी सरकार का जो बजट है वो 75 लाख करोड़ रुपीस का है, ठीक है। हम करोड़ को हटा देते हैं, यानी मैं 75 लाख के बिजनेस को चलाने के लिए 1000 रुपए साल के खर्च कर रहा हूं। तो आपको यह समझना है, 1000 रुपए साल के खर्च करके 75 लाख करोड़ रुपीस, 75 लाख का बिजनेस कर रहा हूं, तो कुछ भी नहीं है। इतनी सी इकोनॉमी समझनी थी, वो इमरान खान को नहीं आती, ना ही उसे डिप्लोमेसी आती थी, ना ही उसे पॉलिटिक्स आती थी। अगर पॉलिटिक्स आती तो वो सबके साथ मैनिपुलेट करता, उसने सबको गालियां बकी। उसे इकोनॉमिक्स नहीं आती थी तो वो सब कुछ डिजास्टर कर गया, और उसे डिप्लोमेसी बिल्कुल भी नहीं आती। 370 को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता था आपका कंट्री, इंडिया के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल सकता था, लेकिन आपके कंट्री के अंदर इमरान खान को डिप्लोमेसी भी नहीं आती थी। आप सोच कर देखिए, सऊदी अरेबिया को बहुत अच्छे तरीके से आपके कंट्री हैंडल करते रहे हैं मुस्लिम उम्मा के नाम पर, और इमरान खान ऐसा बंदा है जिस बंदे का जहाज लेकर जाता है, बेइज्जती तब होती है वही जहाज वापस ले आता है, खाली आता है, खुद प्राइवेट फ्लाइट हुआ था आपके यहाँ पर, हुआ था उसे डिप्लोमेसी भी नहीं आई। हाँ। बस वो बोलता ही ऐसा था कि सबको चुभती थी, और वो अमेरिका जो कि लेके आया उसके लिए भी पनौती बन गया, जो आर्मी लेके आई उसके लिए भी पनौती बन गया, अपोजिशन के लिए तो था ही। इसे पिक कर लिया चाइना ने।
जो भी चाइना के, इसीलिए आपके यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर भी दरार दिखाई दे रही है थोड़ी थोड़ी, कभी कभी कोई हट रहा है, कभी कोई हट रहा है। हाँ आपकी बिल्कुल ऐसा पॉलिटिकल है। पार्टीज में भी दरार दिखाई दे रही है। आपका पूरा सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है इस एक बंदे की वजह से, क्योंकि जिसे डंप करने की कोशिश कर रहा था अमेरिका, इसे पिक कर लिया चाइना ने, और अब आपके यहां दो फाड़ है और वो समझ में नहीं आ रहा इसे हैंडल कैसे करें। और मैं वीडियो बना नहीं पा रहा अपने चैनल पर, मैं इसे आपके साथ भी डिस्कस, कोई भी डिस्कस करे तो आप इसे इसी तरीके से देखिए। नाउ पाकिस्तान हैज बिकम सम टाइप ऑफ बैटल ग्राउंड बिटवीन टू सुपर पावर्स, वन इज अमेरिका, अदर इज चाइना, और दोनों टसल के अंदर आपके सिस्टम की बैंड बजा रहे हैं बुरी तरीके से। और आपके यहां के पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि असलियत में आपका जो इकोनॉमी राइज हो जाता था वो इसलिए हो जाता था, बच जाता था, क्योंकि अमेरिका संभालने की कोशिश संभालता था। वो संभाल नहीं पा रहे क्योंकि दोनों खींच रहे, एक तरफ से चाइना खींच रहा है, एक तरफ से अमेरिका खींच रहा है। और वो जो स्ट्रेस है वो आपके हर सेक्शन के ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाई दे रहा है। और रही सही कसर, आप इसे हो सकता है आप डिनाई कीजिएगा कि मैडम माने या ना माने, पाकिस्तानी इकोनॉमी एक पैरासिटिक इकोनॉमी बन चुकी थी इंडिया की इकोनॉमी। हम इस चीज को बहुत अच्छे से बिलीव करते हैं कि हमारे यहाँ जो फॉरफिटेड या नकली करेंसी होती थी, वो नकली करेंसी पाकिस्तान से आती थी। मोदी ने डीमोनेटाइजेशन किया, आपके यहां जो भी नकली करेंसी होती थी जिसे आप डॉलर में कन्वर्ट करवा लेते थे इंडिया के थ्रू, वो सारा आना हो गया बंद। जो मतलब इंडियन फेक करेंसी, जो इंडियन फेक करेंसी की बात कर रहे हैं आप? यस, वो पाकिस्तान से आती थी। मैडम आपके यहां मैं उस बंदे का नाम भूल रहा हूं, ये चीज आप कहोगे तो मैं बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च पेपर्स भेजूंगा। जिस दिन डीमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016, 9 नवंबर 2016 को एक बंदे ने सुसाइड किया था, बड़ा बिजनेसमैन था आपके यहाँ पर, वो बहुत बड़ा प्रिंटर था, प्रिंट करता था। और जहां तक हमारे यहां पर एक जो बात डिस्कस होती है कि आपकी कराची के अंदर 17,000 करोड़ रुपीस इंडियन करेंसी के प्रिंटेड थे, जो अलग अलग रास्तों, नेपाल, बांग्लादेश, पंजाब, ड्रोन, इन सब रास्तों से आते थे, वो सब जीरो हो गए। और जो बिजनेस और साइकिल चलती थी वो सब हो गई जीरो, जिसमें हम बहुत सारे लोगों के भी नाम करते हैं। मैडम इससे क्या होता था, जो भी करेंसी इंडिया में आती, उसको आपके यहां पर ब्लैक मार्केट के थ्रू डॉलर्स में कन्वर्ट करवाया जाता, और वो डॉलर्स आपके यहां यूज होते। हमारे यहां वो करेंसी बंद होते ही, और एक चीज और, हमारे यहां जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस थी, वो सारी की सारी प्रिंटिंग प्रेस जो है ना, जो मतलब आप इसे ऐसे देखिएगा, मतलब प्रिंट होते थे, जो मतलब नोट्स प्रिंट होते थे, वो पुराने वाली मशीनें हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट ने आपकी कंट्री को बेच दी थी। और बेवकूफी कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये की थी कि जिस कंपनी से, डॉन समथिंग कुछ ऐसी कंपनी का नाम है स्विट्जरलैंड की, उसमें आपकी आपकी पाकिस्तान की कंपनीज का स्टेक था। हमारी करेंसी का पेपर और इंक जो है वो उन्हीं से लिया जाता था। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए। सर मुझे हैरत है कि हम इतने काबिल हैं कि हम इतनी इंडियन करेंसी प्रिंट कर लेंगे। आपके यहाँ का बेस्ट माइंड आपकी स्पाई एजेंसीज में बैठा हुआ है, आपके यहाँ का बेस्ट माइंड आपकी स्पाई एजेंसीज में बैठा हुआ है। और उसका स्पाई एजेंसीज में तो सर बेस्ट माइंड ही होता है वैसे। हाँ सर जो लोग ज्यादा ज़हीन होते हैं या ज्यादा बेस्ट माइंड होता है, वो तो ऑफ कोर्स एजेंसी में ही होते हैं ना। मैडम तो दो तरीके से इस्तेमाल करो ना, एक तो अपने देश को बढ़ाने के लिए, और दूसरा दूसरे को गिराने के लिए। उस दिमाग को दूसरे को गिराने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सही, ट्रू। ये हो रहा है। ये इस पे भी आप किसी दिन डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ डीमोनेटाइजेशन डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानी इकोनॉमी। ये एग्जैक्टली है, लेकिन ऐसा मगर हुआ। सर मुझे जरा वो नाम या वो कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज हो तो भेजिएगा कि पाकिस्तान से करेंसी बन रही थी इतनी ज्यादा इंडियन करेंसी। बहुत बड़े लेवल पर सोचकर देखिए ना, हमने डीमोनेटाइजेशन किया, ब्लैक मनी खत्म करने के नाम पर। हाँ, जितनी करेंसी थी उससे ज्यादा आ गई, जितनी करेंसी थी उससे ज्यादा आ गई। 86% करेंसी जो थी वो 2000 और 500 के नोट्स थे, वो सारे वापस आ गए। अब आप बताइए
और उससे ज्यादा आ गए, लेकिन नए नोट्स के प्रिंटिंग मशीन और कुछ नहीं थी आपके पास, ना सही। डाई थी, ना मशीन नोट थे, ना कुछ था। और हम तो डिजिटलाइजेशन की तरफ ऐसे बढ़े कि अब वो जो पैरासिटिक इकोनॉमी थी वो कोलैप्स कर गई आपकी। अलग अलग चीजें हैं जो एक इंडियन माइंडसेट से अगर आप समझेंगे तो एक अलग ही डायमेंशन निकल के आ रही है। ट्रू। इंडिया की इकोनॉमी से डीकपलिंग होना भी आपको बहुत बैकफायर किया और ये चीज संभाल नहीं पाए, और आज तक यही रीजन है ना। अब आपको वो फॉरेन करेंसी भी गायब हो गई, वो सब चीजें सिस्टम्स गायब हो गए, बजट मैनेज नहीं हो पा रहा। वो क्यों नहीं हो पा रहा? वो पहले इसलिए हो जाता था कि जो भी बजट होता था वो यहां से कुछ ना कुछ जो 45 मतलब एक फॉरफिट करेंसी की फॉर्म में या नकली करेंसी की फॉर्म में था वो मैनेज हो जाता था। अब नहीं हो पा रहा, इसीलिए मामला फंसा हुआ है। बिल्कुल। ये आप अभी समझेंगे ना तो ये बड़ा अजीब ही सिस्टम है। और इस चीज के ऊपर पाकिस्तान, प्रॉब्लम ये इस चीज में पाकिस्तान में कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही सर, किसी को पता ही नहीं है तो है, डिस्कस क्या करेंगे सर, किसी को मालूम ही नहीं है। पता ही नहीं है तो डिस्कस क्या करेंगे, और डिस्कस नहीं हाँ। करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप अभी हमसे डिस्कस कर रहे थे कि यहां डेमोक्रेसी क्यों एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही, होगी ही नहीं, और अब और ज्यादा नहीं होगी। मैडम किसी भी कंट्री का, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है ना, इकोनॉमी आप हमारा कंट्री की बॉडी में ब्लड की तरह काम करता है। अब वो ब्लड खत्म हो गया, वो पतला हो गया, उसकी वैल्यू खत्म हो रही है। वो वैल्यू इसीलिए खत्म हो रही है क्योंकि जो बैक सपोर्ट होती थी वो खत्म हो गई है। या तो अमेरिका से डॉलर आते थे वो खत्म। कितने डॉलर आते थे आप अंदाजा लगाकर देखिए मैडम, $2 बिलियन साल के आगे तो आपकी इकोनॉमी फिर भी सर्वाइव कर जाती थी। अमेरिका ने कभी भी आपकी कंट्री को $2 या $3 बिलियन से ज्यादा नहीं दिया। कैसे सर्वाइव कर रहे थे आप ये सोच कर देखो एक बार। आज भी आपकी कंट्री वैसी ही है, अमेरिका उतना ही पैसा आज भी भेज रहा है, बिल्कुल। चाइना भी उतना ही पैसा भेज रहा है, फिर भी क्यों डूब रहे हैं? हाँ, सरवाइव नहीं कर पा रहे। नहीं सर, पहले तो उतना सुना है ही बहुत पैसा आता है। था, अफगान वॉर के टाइम पे तो कहते हैं बहुत पैसा आया है। मैडम कितना पैसा आया एक बार डाटा उठाकर तो देख लेंगे ना, वो कहां है पैसा? वो पैसा दिखाई कहां, वो उतना ही पैसा आज भी आ रहा है। सही। और आपकी इकोनॉमी का कितना परसेंट था? कुछ भी नहीं था, फिर भी आपकी इकोनॉमी सर्वाइव कर रही थी क्योंकि पीछे से एक जो सपोर्ट मिलता था वो गायब हो गया। और वो इंडियंस का एक दावा है जिसपे आप डिस्कस ही नहीं कर रहे। मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा, उसमें आप पूरी की पूरी पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा खेल क्या था। आप ये रिपोर्ट्स नहीं पढ़ रहे हो, ये मैं नहीं बता रहा, ये आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज के रिसर्च पेपर जो छपे वो बता रही है। डेफिनेटली सर, वो रिसर्च पेपर जरूर मैं पढ़ना चाहूंगी, और ये बिल्कुल एक तरह से एक नई चीज है जो जो मैंने भी आज ही लर्न की आपसे कि पाकिस्तान में ऐसा भी होता था। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत से पाकिस्तानी इस दावे को आपके जो है वो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर एक आप वो काम करेंगे रिसर्च ना, पेपर मुझे आपको वो जी रिसर्च पेपर भेज देते हैं, आप लिंक दे दीजिएगा। मैं बल्कि अभी बिल्कुल भेज ऐसे देता ही हूँ, मेरे करते कईयों को हैं। भेजे हुए हैं। बिल्कुल, उसका लिंक दे दीजिए, मैं लिंक इसके साथ शेयर कर दूंगी, पहले खुद पढ़ लूंगी और लिंक भी शेयर कर दूंगी तो सही रहेगा। लेकिन बहरहाल इस किस्म के टॉपिक्स जो है वो करते रहने चाहिए। मुझे पता है आपका आप एक काम बहुत कीजिए, बिजी। ओपन है, जी सिर्फ इतना टाइप करना है, हाउ डिमोनेटाइजेशन डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान इकोनॉमी। ठीक। उसमें सबसे पहला लिंक खुलेगा रिसर्च गेट का। रिसर्च गेट का सबसे पहला टॉपिक है जो 30 अप्रैल 2024 को इसमें आगे गए जाएगा, हाउ इंडियाज डिमोनेटाइजेशन बैंकरप्टेड पाकिस्तान इकोनॉमी, रिसर्च गेट। ठीक है मैम। उसके ठीक बाद है। आपको एक ऑब्जर्वर्स वॉइस आएगी, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ इंडियन डिमोनेटाइजेशन ऑन पाकिस्तान। ठीक है। और उसके बाद आपको बहुत सारे और दूसरे रिजल्ट्स भी मिलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। बिल्कुल बाद सही में आप सर, ये आप मुझे व्हाट्सएप भी कर दिएगा और मैं अभी मैं करता हूं। डेफिनेटली इसको कर दूंगी। लेकिन सर बहरहाल हमें इस तरह के टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए और हम करते रहेंगे। आपका बिजी शेड्यूल होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करूंगी कि शो ज्वाइन कीजिए और हमें मजीद इस तरह की बातें बताइए ताकि हमारे यहाँ थोड़ी अवेयरनेस आए लोगों में, लोगों को पता लगे कि किस लिए पाकिस्तान की ये हालत है जो हुई, और हम बिल्कुल क्रिटिसाइज करते हैं ताकि हमारी कंट्री जो है वो बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच सर, आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू। यू मैडम। थैंक यू।